सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे अभी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर हम लोग जो विंड और साइक्लोन वाला टॉपिक है उसको करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एंड दैट इज, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। ओके, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ITCZ इज और आर करेक्ट, यानी ITCZ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो पहला स्टेटमेंट है आपका, इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स. The Coriolis force is zero in this zone, resulting in generally calm winds. The ITCZ shifts poleward to the Tropic of Cancer during the summer season in the northern hemisphere. तो यहाँ पे हिंदी में आपने पढ़ लिया होगा। तो ITCZ क्या है? तो ITCZ है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिलती हैं। तो ये वो बेल्ट है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 0 डिग्री पे ही है, मतलब अप्रॉक्स आप ये मान सकते हो कि इतना इसका जो है एक्सटेंट रहता है। तो ये पूरा जो इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है उसको हम ITCZ बोलते हैं, जहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स का मिलन होता है। सो इट इज़ अ मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज टू विंड्स, और इनको ही हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि विंड्स जो हैं, विंड्स वो दो तरह की होती हैं। एक तो जो है परमानेंट विंड्स और दूसरी लोकल विंड्स। परमानेंट विंड भी दो तरह की होती हैं आपकी, एक तो ट्रेड विंड्स, ठीक है, एंड दूसरी होती हैं आपकी वेस्टर्लीज, या फिर हम बोल सकते हैं 3 तरह की होती हैं। परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स 3 तरह की होती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ओके, ट्रेड विंड की अगर बात करूँ, ट्रेड विंड 2 तरह की होती हैं। एक तो हमने देखा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और दूसरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। वेस्टर्लीज की अगर बात करेंगे तो अभी ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दीज आर वेस्टर्लीज, ठीक है। ये वेस्टर्लीज हैं जो वेस्ट की ओर ब्लो कर रही हैं, और ये आपकी पोलर ईस्टर्लीज हैं, ये आपकी पोलर ईस्टर्लीज हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारी जो विंड सिस्टम है वो पूरा चलता है। तो परमानेंट विंड्स आपकी 3 तरह की हो गई। एक तो ये दोनों ट्रेड विंड हो गई, ये आपकी हो गई वेस्टर्लीज, और ये तीसरी हो गई आपकी पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है। सो विंड का नेम एक्चुअल में इसके पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से पड़ता है। जैसे कि अगर हम वेस्टर्लीज बोल रहे हैं तो वो वेस्ट डायरेक्शन से चल रही है, अगर हम ईस्टर्ली बोल रहे हैं तो वो ईस्ट डायरेक्शन से चल रही है। Coriolis force is zero in this zone resulting in a generally calm wind. Yes, Coriolis force कौन सा फोर्स होता है? जो अर्थ की रोटेशन की वजह से ओरिजिनेट होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उसका जन्म होता है Coriolis फोर्स का, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। यानी हर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड जैसे बढ़ता है वैसे इंक्रीज होता है। यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर पे, यानी इक्वेटर पे 0 डिग्री लैटिट्यूड पे 0 होता है, ठीक है, इक्वेटर पे 0 होता है। एंड वहीं अगर पोल्स की बात करें, ठीक है, वहीं अगर पोल्स की बात करें तो पोल्स में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। पोल्स पे ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे आपको ये मैक्सिमम देखने को मिलेगा। सो दूसरा वाला अगर बात करें, ये भी आपका सही है, Coriolis force 0 होगा इन दिस जोन रिजल्टिंग इन जनरली काम विंड्स। तभी ITCZ के पास जो क्षेत्र है 0 डिग्री के आसपास, जो आपका ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ तक ये रीजन रहता है, इसको हम डोल्ड्रम बोलते हैं। इसीलिए डोल्ड्रम इज़ अ रीजन ऑफ काम विंड्स, शांत रहती हैं यहाँ पे हवाएं, ठीक है। देन ITCZ शिफ्ट्स पोलवर्ड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो नदर्न हेमिस्फीयर में ITCZ पोलवर्ड शिफ्ट हो जाता है टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द समर सीजन। बिल्कुल। अब होता क्या है कि समर सीजन में सन का जो मूवमेंट होता है वो नॉर्थवर्ड हो जाता है, जिसको हम उत्तरायण हिंदी में बोलते हैं, यानी कि सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो जाता है। क्योंकि सन का नॉर्थवर्ड मूवमेंट हो गया तो जो विंड सिस्टम है वो भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, और जो ITCZ है वो कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। होता क्या, सर्दियों के टाइम पे यही ITCZ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ITCZ जो है कोई फिक्स नहीं रहता है, ये सन के मूवमेंट के हिसाब से अपना मूवमेंट करता रहता है। यानी कि अगर सन का मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, जो कि समर के टाइम पे होता है, समर के टाइम पे जैसे ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा है। तो हमें पता है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे 21 जून को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 21 दिसंबर को, और यहाँ पर 22
2 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेज यहाँ पर बढ़ती हैं। तो यानी ये हमें सिंपल पता है कि जो समर्स की जो आप बात करते हैं यानी जून के टाइम पे, तो ये ITCZ आपका ऊपर की ओर रहता है। तो आंसर ये भी सही होगा स्टेटमेंट, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन करिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डू नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर, द कॉर्लिस फोर्स विच इज एसेंशियल फॉर साइक्लोनिक रोटेशन इज 0 और नेग्लिजिबल एट द इक्वेटर। चलो, सो ट्रॉपिकल, ये हिंदी में रहा क्वेश्चन। ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर, साइक्लोन इक्वेटर में नहीं बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। द कॉर्लिस फोर्स विच इज एसेंशियल फॉर साइक्लोनिक रोटेशन इज 0 और नेग्लिजिबल एट द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, साइक्लोन बनने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती हैं साइक्लोन बनने के लिए। अब फेवरेबल कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, अ वीक लो प्रेशर एरिया, अ वीक लो प्रेशर एरिया, हाई सी सरफेस टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर। समुद्र में ही बनते हैं ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो आपके समुद्र में ही बनते हैं, और समुद्र का जो टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर। लो प्रेशर चाहिए, क्यों? क्योंकि जो साइक्लोन है वो हमेशा लो प्रेशर के अराउंड बनता है, हमेशा ध्यान रखना, साइक्लोन हमेशा लो प्रेशर के अराउंड बनता है। और जो एंटी साइक्लोन होता है, जो ये एंटी साइक्लोन होता है, साइक्लोन का उल्टा, वो हमेशा हाई प्रेशर के अराउंड बनता है। ठीक है, और रोटेट किस तरह के तरीके से करता है साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में? अगर मैं बात करूँ नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है? तो वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए, हाई सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए, लो वर्टिकल विंड स्पीड चाहिए, लो वर्टिकल विंड स्पीड। ठीक, चौथा प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स चाहिए, ये चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स आएगा तभी वो घूमेगा। और नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर मैं बात करूँगा साइक्लोन की। ठीक है, और अगर मैं बात करूँगा एंटी साइक्लोन की, तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा। सदर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, अगर नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सदर्न में क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर ये नदर्न में क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सिंपल। तो इस तरीके से घूमता है। ठीक, जो साइक्लोन होता है वो हमेशा, क्योंकि लो प्रेशर ग्राउंड बनता है तो आसपास हाई प्रेशर होता है, आसपास हाई प्रेशर होता है, तो क्या होता है? एयर का कन्वर्जेंस होता है, ध्यान रखना, साइक्लोन में एयर का कन्वर्जेंस होता है, लो लेवल पे कन्वर्जेंस होता है, लेकिन अपर एयर पे, अपर लेवल पे अगर बात करेंगे तो डाइवर्जेंस होता है, जो विंड होती है वो दूर की तरफ जाती है। नीचे तो विंड पास में आएगी, उस लो प्रेशर को, जो इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसको भरने के लिए आसपास से जो हाई प्रेशर है वहाँ से विंड आएगी, लेकिन जो ऊपर है अपर एयर, वहाँ पर डाइवर्जेंस होगा। एंटी साइक्लोन में उल्टा होता है, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की ओर चलती है, इसलिए यहाँ पर विंड का डाइवर्जेंस होता है लो लेवल पे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एंटी साइक्लोन जब होता है तो तेज बारिश, आंधी, तूफान कुछ नहीं आता है, क्लीन वेदर रहता है, क्लीन एंड क्लियर वेदर रहता है, यानी कि एकदम कोई बादल नहीं होगा, एकदम ब्राइट सनलाइट होगी, एकदम साफ मौसम होता है। साइक्लोन में होता है बवंडर, जैसे अभी मोन्था साइक्लोन आया मोन्था साइक्लोन, इसका नामकरण किसने किया? मोन्था का। तो मोन्था का नामकरण किया है थाईलैंड ने। ठीक है, लेकिन एंटी साइक्लोन में क्या होता है कि एकदम साफ कंडीशन हो जाती है, कोई बवंडर नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द विंड नोन एज द रोरिंग 40s, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हवा का सही वर्णन करता है जिसे रोरिंग 40s के रूप में जाना जाता है? बताइए। ये हिंदी में रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हवा का सही वर्णन करता है जिसे रोरिंग 40s के रूप में जाना जाता है?
तो अभी हमने विंड्स के नाम देखे थे, ये विंड्स है हमारी, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्लीज है, ठीक है, ये पोलर ईस्टर्लीज है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रोरिंग 40 ये क्या है, जैसे यहाँ पे वेस्टर्लीज जो होती हैं बहुत स्पीड में ब्लो होती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड मास कम है। ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर कुछ भी ऐसा कभी रीज़न पूछता है कि कोई चीज़ नदर्न में होती है सदर्न में नहीं होती है, सदर्न में क्यों होती है नदर्न में क्यों नहीं होती, तो उसका ज्योग्राफी में मेजॉरिटी चीज़ों का जो कारण होता है वो यही होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा सदर्न के कंपैरिजन में है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि लैंड मास कम है, भूभाग कम है, तो जिसकी वजह से जो वेस्टर्लीज हैं बहुत हाई स्पीड पे ब्लो करती हैं, बहुत हाई स्पीड पे ब्लो करती हैं, और बहुत क्योंकि हाई स्पीड में ब्लो करती हैं तो इसीलिए इनको 40 डिग्री लैटीट्यूड पे रोरिंग 40s बोला जाता है, 50 डिग्री लैटीट्यूड पे फ्यूरियस 50s बोला जाता है, और 60 डिग्री लैटीट्यूड पे श्रीकिंग 60s बोला जाता है। रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और शेकिंग 60s। क्यों? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, भूभाग कम है। अब क्योंकि लैंड मास है नहीं तो यहाँ कुछ घर बने हों, बिल्डिंग बनी हो, ऐसा कुछ तो होगा नहीं, तो जो हवा को जो अवरोध मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा, वो बहुत कम होगा, तो इसलिए बहुत ही हाई स्पीड पे ये विंड ब्लो करेगी। ओके, सो दे आर पोलर ईस्टर्लीज बिल्कुल गलत है, दे आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज ब्लोइंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नो सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। The Harmattan wind is nicknamed as डॉक्टर विंड इन द गिनिया कोस्ट रीजन ऑफ अफ्रीका प्राइमरली बिकॉज, तो हरमट्टन जो विंड है इसका नाम डॉक्टर विंड है इन द गिनिया कोस्ट ऑफ अफ्रीका, क्यों? ये आपको बताना है, ये हिंदी में। तो जिस तरीके से हम पढ़ते हैं परमानेंट विंड, उसी तरीके से हमारी होती है लोकल विंड। लोकल विंड एक लोकल रीजन में ब्लो करती हैं और परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर ब्लो नहीं करती हैं, अनलाइक दी परमानेंट विंड्स, जिसमें कि हमने ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज देखी थी। नॉर्थ अमेरिका में अगर बात करेंगे तो ये चिनूक है। चिनूक को हम स्नो ईटर बोलते हैं क्योंकि ये स्नो को खा जाती है। स्नो को क्यों खा जाती है? क्योंकि ये वार्म विंड होती है। तो जो लोकल विंड होती है उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, तो वार्म विंड, कोल्ड विंड। दो तरीके का क्वेश्चन बनता है कि ये वार्म है, कोल्ड है, या फिर ये किस एरिया में ब्लो करती है। तो चिनूक आपके नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में ब्लो करती है, और वार्म विंड है तो स्नो को खा जाती है, तो स्नो ईटर कहलाती है। ब्लिजार्ड ये कोल्ड विंड है, ठीक है। देन ये पैम्पेरो है। पैम्पेरो आपको देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में, जैसे ये अगर आपको याद हो अर्जेंटीना के जो ग्रासलैंड है जो साउथ अमेरिका में पड़ते हैं उनको हम पंपास बोलते हैं, तो उसी से याद कर सकते हो, पैम्पेरो ही। देन आप यहाँ पे आओगे अफ्रीका में तो बहुत सारी देखने को मिलेंगी, जैसे सिरोको है, हरमट्टन है और खमसिन है। खमसिन जो ये इजिप्ट देश पड़ता है यहाँ पे ब्लो होती है। हरमट्टन ये आपका गिनिया कोस्ट है, ये ठीक है, ये गिनिया कोस्ट है। हरमट्टन यहाँ पे ब्लो होती है। यहाँ पे क्या है, सिरोको जो जहाँ पे ब्लो हो रही है, तो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपका सहारा डेजर्ट है। तो यहाँ सहारा डेजर्ट से ये क्या करती है, जो विंड होती है सिरोको, ये रेड सैंड को उठाती है और यहाँ से पानी मॉइस्चर गेन करती है मेडिटेरेनियन सी से, और यहाँ पर ब्लड ड्रेन कॉज करती है। तो इसलिए सिरोको को बोलते हैं ब्लड ड्रेन कॉज करती है सिरोको, ठीक है। तो हरमट्टन ये गिनिया कोस्ट में ब्लो हो रही है, खमसिन इजिप्ट में ब्लो हो रही है, सिरोको यहाँ पर ब्लो हो रही है मेडिटेरेनियन सी से क्रॉस करके सदर्न आल्स में जा रही है। तीनों ही वार्म विंड है। अफ्रीका में ब्लो हो रहा है, ये इक्वेटर के आसपास का एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपको वार्म विंड ही देखने को मिलेगी, ठंडी तो देखने को मिलेगी नहीं। ओके, यहाँ पर आते हैं देन सदर्न आल्स पे, यानी कि सदर्न यूरोप पे। तो क्योंकि यहाँ पर आल्स है ना, आल्स पर्वत श्रृंखला, जबकि फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड, तो वहीं पर पड़ती है ये विंड ब्लो होती हैं। बोरा और मिस्ट्राल ये दोनों ठंडी विंड हैं। बोरा और मिस्ट्राल दोनों ठंडी विंड है। फोन ये गर्म विंड है, ध्यान रखना। बोरा मिस्ट्राल ये ठंडी विंड है, फोन जो है आपकी गर्म विंड है, और सब कहाँ ब्लो हो रही है, सदर्न यूरोप में ब्लो हो रही हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आओगे तो ब्रिक फील्डर आएगा आपका। ब्रिक फील्डर आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा आपको ब्रिक फील्डर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ये भी आपकी कैसी है, वार्म विंड है ब्रिक फील्डर। तो आंसर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर विंड के बारे में पूछा है, दैट इज़ हरमट्टन के बारे में। सो इट इज़ अ कोल्ड विंड दैट ब्रिंग्स रिलीफ फ्रॉम द हाई समर टेम्परेचर। तो कोल्ड तो नहीं है, इट इज़ अ मॉइस्ट विंड दैट कॉजेज बेनिफिशियल रेनफॉल फॉर क्रॉप्स। इट इज़ अ ड्राई invigorating air provides relief from the hot and humid tropical weather. It carries nutrient rich dust which fertilizes the soil. तो डॉक्टर विंड क्यों बोलते हैं? तो डॉक्टर विंड हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये वहाँ के मतलब जो भी लोग होते हैं उनको कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ देती है जिससे उनको रिलीफ मिलता है, ठीक है। सो रिलीफ फ्रॉम द हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेदर, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं ओशन करंट पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ओशन करंट्स एंड देयर नेचर। तो यहाँ पर ओशन करंट है और उसके नेचर के बारे में लिखा हुआ है, आपको बताना है इसमें से सही से मैच्ड कौन है। लैब्राडोर है, गल्फ स्ट्रीम है, ओएशियो है, बेंगुला है।
बताइए। यस, लू चलती है भारत में, बिल्कुल सही, मैं बताना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। ये लू चलती है भारत में, और लू किस वजह से चलती है? लू किस वजह से चलती है? व्हाट इज द रीजन फॉर लू? दिस इज एडवेक्शन। व्हाट इज एडवेक्शन? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज एडवेक्शन। ओके, सो ये अब हमने किस तरीके से याद किया था? बीपी कंपनी थी, ठीक है, जिसने गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई थी, गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई थी कैलिफोर्निया में, ठीक है। चलो, तो बीपी कंपनी जो है गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई थी कैलिफोर्निया में। बेंगोला, पेरू, ये क्या है? ये गल्फ स्ट्रीम है कि ग्रीनलैंड है? ये बता जल्दी से। जी से क्या लिखूं? गल्फ स्ट्रीम लिखूं या क्या लिखूं था? तो भाई यहाँ पर ठंडे करंट की बात हो रही है, हाँ, तो ग्रीनलैंड होगा। ओ से ओया शियो है ये, ओया शियो है ये। एल से लैब्राडोर है ये। एफ से फाकलैंड है ये। डब्ल्यू से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ठीक है। सी से कैनरी है, कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया है, तो लैब्राडोर वार्म करंट है, गलत। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, सही। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, ठीक है। ओयाशियो कोल्ड करंट है, सही है। बेंगोला वार्म करंट है, गलत है, बेंगोला ही है। बीपी कंपनी जो है गोल्फ का वर्ल्ड कप खेलने गई, ठीक है, कैलिफोर्निया में। ये सब ठंडे करंट है, बाकी सब गर्म करंट है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 3 पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये पूरा ओशन करंट आपको सिस्टम देखने को मिलेगा। ऊपर से लैब्राडोर आ रहा है, नीचे से गल्फ स्ट्रीम आ रहा है, ऊपर से ओयाशियो आ रहा है, नीचे से क्यूरोशियो आ रहा है। जहाँ पे गर्म और ठंडे करंट का मिलन होता है, जैसे कि लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का मिलन कहाँ होगा? ये कौन सा देश है? कनाडा। कनाडा की कौन सी जगह है? न्यू फाउंड लैंड ये जगह है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन सा देश है? जापान। तो जापान के ईस्ट कोस्ट में इनका मिलन होता है, ओयाशियो और क्यूरोशियो का। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है, दैट इज़ वार्म और कोल्ड करंट का, वहाँ पे फॉगी कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे फॉगी कंडीशन होती है, एकदम धुंध सी छा जाएगी। एंड इट इज़ वर्स्ट। क्या ग्रीनलैंड? भाई मेरे ये कनाडा है, ग्रीनलैंड नहीं, ग्रीनलैंड ये है, ठीक है सर। ओनली 2 पेयर होगा, अच्छा। बेंगोला कोल्ड करंट है, ओके ठीक है, ओके। तो आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर्स, ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज़ समझ में आई। लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहाँ मिल रहे हैं, तो न्यू फाउंडलैंड कनाडा है। कैसी फॉगी कंडीशन होंगी? हार्बरिंग यानी शिप्स को रोकने के लिए एकदम बेकार, लेकिन फिशिंग के लिए एकदम परफेक्ट, फिशिंग के लिए एकदम परफेक्ट, ठीक है। ये समझना होगा आपको। तो ये चीज़ समझ में आ गई। देन जहाँ भी ठंडा करंट ब्लो होता है, जहाँ पे भी ठंडा करंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप देखो तो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में। अगर ट्रॉपिक्स की बात करूँ तो ट्रॉपिक्स से ऊपर चला जाऊँ तो ईस्ट कोस्ट में देखने को मिलता है ठंडा करंट, लेकिन मैं बात करूँ ट्रॉपिक्स के पास में, ठीक है, तो ठंडा करंट तुमको वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा। इसीलिए तुमको वेस्ट साइड में कॉन्टिनेंट के डेजर्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि कैनरी है तो यहाँ सहारा डेजर्ट है, बेंगोला है तो यहाँ कालाहारी नामीब डेजर्ट है, यहाँ पेरू है तो वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है एटाकामा, यहाँ कैलिफोर्निया तो मोजावे और सोनरन डेजर्ट है, यहाँ वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट है तो यहाँ पर आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, जिसमें कि गिब्सन डेजर्ट आपको देखने को मिलते हैं, फेमस डेजर्ट। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ठंडा करंट होता है वो हवा को ठंडा करता है, हवा जो ठंडी होती है उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, तो वो बारिश नहीं कर पाती है, पहला। दूसरा कारण कि यही डेजर्ट क्यों है वेस्ट साइड में? क्योंकि यहाँ पर चल रही हैं ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्टर्लीज एंड साउथ ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज जब चलती हैं तो यहाँ पे तो बारिश कर देती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ आते आते वो ऑफशोर हो जाती हैं, मतलब उनका पानी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बारिश कर देंगे, लेकिन यहाँ आते आते पानी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए पूरा डेजर्ट है। सर ये क्यों डेजर्ट है? ये तो इस साइड, भैया इसको पूरा एक मानना है आपको। इसको जब पूरा एक मानोगे तो यहाँ पे हवा चलेगी तो यहाँ पे तो बारिश होगी, और यहाँ पे बिल्कुल डेजर्ट छाया रहेगा, तो इसीलिए यहाँ डेजर्ट है। ये पूरा देख लो, दुबई और सऊदी अरब ये सब पूरा डेजर्ट है। सर भारत तो डेजर्ट नहीं है। भारत एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस ऐसा है कि यहाँ से एक विंड आती है जो हमारी साउथ ईस्टर्ली चल जा भाई, ठीक है, तो यहाँ से साउथ ईस्टर्ली आती है, फिर ITCZ ऊपर शिफ्ट हो चुका होता है तो इस तरीके से क्रॉस कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में एक स्पेशल केस है, इंडिया में मानसून की वजह से अच्छी खासी बारिश हो जाती है। अभी जो बारिश हो रही है वो किस वजह से हो रही है ज़रा बताइए। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया कि भाई जहाँ गर्म और ठंडा मिलता है वहाँ क्या होता है, जहाँ ठंडा करंट होता है वहाँ क्या होता है। ओके ओके, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, गल्फ स्ट्रीम ऊपर गया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बना, जो कि गर्म करंट ऊपर जाके गया, ये आपका क्या बना, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये वापस आके कैनरी। तो इस तरीके से जो घूमता है ये जो बना, इसको जायर बोलते हैं,
इसको जैर बोलते हैं, यानी कि ओशन करंट के ऐसे पूरा सर्कुलर जो पैटर्न बनता है इसको जैर बोलते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, इधर पे दो इक्वेटोरियल करंट जाएंगे नॉर्थ ईस्टर्ली की वजह से और साउथ ईस्टर्ली की वजह से। पानी जब इधर की ओर पुश होगा, जैसे पानी इधर की ओर पुश होगा हवा की वजह से, यहाँ इकट्ठा होगा अब आगे तो बढ़ नहीं सकता तो बैक मारेगा, उसी को बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ ईस्टर्ली की वजह से, साउथ इक्वेटोरियल करंट साउथ ईस्टर्ली की वजह से। देन ये जब पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, तो ये बैक मारेगा, और ये बैक मारेगा उसी को काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आंसर हो गया। अगला सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फैक्टर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। तो इनमें से मोशन करंट का मूवमेंट किसकी वजह से नहीं होता है? अच्छा, तो नॉट अ फंडामेंटल फैक्टर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट मूव क्यों करता है? कॉर्लियस फोर्स है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, तभी जो घूम रहा है उसी की वजह से घूम रहा है। कॉर्लियस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में चीज़ों को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। सिंपल, ठीक ना। कॉर्लियस फोर्स है। हीटिंग बाई सन, बिल्कुल है। हीटिंग बाई सन है, बिल्कुल है। डेंसिटी और डिफरेंस ऑफ वाटर, बिल्कुल है। सीस्मिक एक्टिविटी नहीं है। सीस्मिक एक्टिविटी से सीस्मिक एक्टिविटी समुद्र तल में होती है तो उसको बोलते हैं सुनामी आ गई। सुनामी इज अ जापानीज टर्म मीनिंग हार्बर वेव्स। इसका मतलब हार्बर वेव्स होता है। तो जब भूकंप समुद्र तल के अंदर में आ जाए तो उसको बोलते हैं कि सुनामी आ गई। ठीक है, ये ओशन करंट, ओशन के समुद्र का पानी जो मूव करता है, ये हीटिंग बाई सन। कैसे हीटिंग बाई सन? तो जो समुद्र का पानी है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो जो सरफेस वाटर है जो सिर्फ 10% है, और पूरा नीचे का जो है 90% है। ऊपर का पानी अब जैसे है कि हीट होता है, गर्म होता है, पहली बात। ठीक है, तो जो गर्म पानी है वो ऊपर की ओर उठता है और जो ठंडा पानी वो नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पोल्स हैं, पोल्स में पानी ठंडा होगा गर्म, यहाँ पर ठंडा होगा गर्म, तो यहाँ पर गर्म होगा पानी ऊपर की ओर उठेगा, यहाँ पर ठंडा होगा नीचे की ओर जाएगा। तो एक काइंड ऑफ ग्रेडियंट क्रिएट होता है, पहला। दूसरा, यहाँ पे आपको पता है ग्लेशियर्स और ये सब ज़्यादा हैं, है ना, ग्लेशियर वगैरह और ये सब ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी कंडीशन है। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमारी पूरी अर्थ में 97% वाटर है, फ्रेश वाटर मतलब सॉल्ट वाटर है। जितना भी वाटर है मतलब 71% वाटर है, 29% लैंड है पूरी अर्थ में। उस 71% वाटर में 97.2% तो सॉल्ट वाटर है, 2.7 या 2.8% फ्रेश वाटर है। उस 2.8% फ्रेश वाटर में उस 2.8 का 68.7% तो आइस कैप्स और ग्लेशियर के फॉर्म में है। और सेकंड नंबर पे कौन आता चला ये बताओ? तो जितना भी आइस कैप और ग्लेशियर है सब में फ्रेश वाटर होगा, सब में फ्रेश वाटर होगा। तो यानी कि आसपास जो भी पानी जमेगा आइस ग्लेशियर के फॉर्म में वो सॉल्ट ऑल्ट को हटा देगा और वो कहाँ जाएगा? समुद्र में। तो यहाँ का जो पानी होगा वो ज़्यादा सेलाइन नेचर का होगा। और सेलाइन जो पानी होता है, जो खारा पानी होगा, वो ज़्यादा डेंस होता है, वो ज़्यादा घनत्व तो ज़्यादा होता है, तो वो नीचे सेटल डाउन करेगा और नीचे नीचे इधर की ओर मूव करेगा, हर ओर फैलेगा, तो इधर की ओर इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। क्योंकि ऊपर का पानी तो इधर जा रहा है, नीचे का पानी इधर की ओर आएगा। इस तरीके से ग्लोबल सर्कुलेशन चलते हैं, जिसकी वजह से हीट भी ट्रांसफ़र होती है, ध्यान रखना। ठीक है, ओशन करंट से हीट भी तो ट्रांसफ़र होती है। यहाँ की इक्वेटर की गर्मी पोल्स की तरफ जा रही है और पोल्स की ठंडी इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो सनसाइन भी होता है, हीटिंग बाई सन भी होता है, डेंसिटी डिफरेंस जिसकी वजह से क्रिएट होता है, कॉर्लियस फोर्स भी होता है। ठीक है, ये सब फैक्टर्स होते हैं आपके। विच टर्म इज यूज टू रेफर द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और द साउथ चाइना सी। ठीक है, पश्चिमी प्रशांत महासागर या दक्षिणी चीन महासागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ग्राउंड वाटर सही है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के बाद। तो अगर बात करेंगे वेस्टर्न पैसिफिक में तो ये आपका टाइफून होगा। विली विली कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन कहाँ पे होगा? ये अटलांटिक में। ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून साउथ चाइना सी में, साइक्लोन जो इंडियन ओशन है वहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैंड एंड सी ब्रीज सर्कुलेशन। लैंड और सी ब्रीज सर्कुलेशन के बारे में स्टेटमेंट है, बताइए।
तो एट सी ब्रीज अकर्स, ये हिंदी में। देखो होता क्यों है, क्योंकि लैंड और जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। लैंड की क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, विशिष्ट जो ऊष्मा क्षमता होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये जल्दी हीट अप होती है और जल्दी कूल डाउन होती है, जल्दी गर्म होगी जल्दी ठंडी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले ध्यान रखना है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, जिसकी वजह से दिन के समय ऐसा माहौल होगा कि ये बहुत गर्म हो जाएगी ज़मीन, क्योंकि जल्दी गर्म होती है इसके कंपैरिजन में। तो ये लो प्रेशर बन जाएगा, ये हाई प्रेशर बन जाएगा। क्यों? लो प्रेशर का मतलब क्या है? ज़्यादा गर्म है, ठीक, और हाई प्रेशर का मतलब है ठंडा है, यही तो मतलब है। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर, अब विंड कहाँ से कहाँ चलेगी? हाई से लो हमेशा विंड चलती है, तो यानी सी से लैंड की ओर विंड चलेगी, और जहाँ से विंड चलती है वहाँ से उसका नाम पड़ता है, तो सी से चल रही लैंड की तरफ, तो सी ब्रीज। अब ये रात का समय है, नाइट का टाइम है, तो सी ब्रीज चलेगी दिन के समय में, ठीक। ये रात का समय है, रात में क्या होता है? हीट लूज होती है, तो हीट जल्दी गेन भी लैंड करता है, जल्दी लूज भी करता है। जल्दी लूज कर देगा तो ठंडा हो जाएगा, तो हाई प्रेशर। ये उतनी जल्दी नहीं लूज कर पाएगा, तो अभी अभी भी मतलब लूज तो करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में उतना नहीं कर पाएगा, तो लो प्रेशर, ठीक। तो हाई से लो विंड चलती है। अब लैंड से सी चल रही तो लैंड ब्रीज, यानी रात के समय चलेगी लैंड ब्रीज और दिन के समय चलेगी सी ब्रीज, ठीक है। तो सी ब्रीज अकर्स ड्यूरिंग दी डे बिकॉज लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर क्रिएटिंग लो प्रेशर ओवर द लैंड। अ लैंड ब्रीज अकर्स एट नाइट when the land cools down faster than the sea creating a high pressure area of the land. So option number C, both 1 and 2. Which of the following is characteristic feature of the Hawes latitudes approximately 30 degree north and 30 degree south? तो अक्ष और अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, बताइए। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हॉल्स लैटिट्यूड, सही है, आप पूछ रहा आपसे, ठीक है। जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स विद स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक एक्टिविटी, भाई जहाँ जोन ऑफ कन्वर्जेंस होता है ट्रेड विंड का उसको डोल्ड्रम बोलते हैं, ना कि हॉल्स लैटिट्यूड, वो 0 डिग्री के आसपास होता है। डोल्ड्रम बात करेंगे तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में होता है। एरिया ऑफ हाई प्रेशर वेयर द एयर डिसेंड्स रिजल्टिंग इन काम एंड ड्राई कंडीशंस, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो कैसे है ये हॉल्स लैटिट्यूड, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। यहाँ से मैंने आपको कुछ सेल्स पढ़ाई थी, मगर आप बैच में रिवाइज करके आओगे तो आपने देखा होगा यहाँ से विंड उठती है, यहाँ पर सबसाइड करेगी, ऐसे करेगी, क्योंकि ऊपर चलती रहेगी तो ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो नीचे धंस जाएगी, ऊपर चलती रहेगी ठंडी हो जाएगी तो नीचे धंस जाएगी, सबसाइड कर जाएगी। ये बन गया हेडली सेल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर विंड डिसेंड कर रही है, ठंडी विंड डिसेंड कर रही है, कोई बारिश वारिश नहीं होगी, ज़्यादा कुछ हवा भी नहीं चलेगी, तो हॉल्स लैटिट्यूड इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर इस तरीके से पोलर सेल बनती है, विंड उठती है इस तरीके से, ये पोलर सेल बनती है, हेडली सेल, ये पोलर सेल, और बीच में जो बन जाती है उसको बोलते हैं फेरल सेल, ठीक है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। एरिया ऑफ हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि नीचे हवा प्रेशर लगा रही है भाई, नीचे जब विंड जाती है तो ठंडी जो हवा होती है वो हमेशा नीचे जाती है, ठंडी हवा नीचे जाती है और नीचे जाके वो हाई प्रेशर क्रिएट करती है। सो इट इज़ द एरिया ऑफ हाई प्रेशर वेयर द एयर डिसेंड्स रिजल्टिंग इन काम विंड्स एंड ड्राई कंडीशंस, क्योंकि जो ठंडी हवा होगी जो नीचे सबसाइड करेगी, नीचे धंसेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, वो कभी बारिश नहीं करेगी, क्योंकि कभी वो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होती है। और भाई नीचे धंसेगी, ऊपर कोई समंदर तो है नहीं कि ऊपर से पानी लेके नीचे बारिश करेगी। बारिश तभी होती है जब इवापोरेशन होता है, नीचे से ऊपर बादल बनते हैं, तब बारिश होती है, जब गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। लेकिन यहाँ तो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, ऊपर तो कोई पानी का स्रोत है नहीं, तो फिर बारिश कहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ फेरल एंड पोलर सेल, तो यहाँ देख लो ये फेरल और पोलर है, फेरल और पोलर का बॉर्डर देखें तो 60 डिग्री के आसपास घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जो अक्ष और अक्षांश है हॉल्स लैटिट्यूड वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के पास हमको देखने को मिलता है। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भूस्थैतिक हवाएं क्या है, बता। व्हाट आर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स? और सिर्फ कुछ ही लोग के आंसर्स क्यों आ रहे हैं भाई? सर जी ये परमार एकेडमी ऐप पर मिलने वाली ज्योग्राफी फर्स्ट लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी जी?
दिमाग से हटा हुआ है क्या थोड़ा, है क्यों? अच्छा, ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर की, हाँ यार पीडीएफ एक्चुअल में हुआ क्या ना, सेव नहीं हुई, गलती हो गई हमसे, एक थोड़ी सी भारी मिस्टेक हो गया, सेव नहीं हो पाई वो। तो ये है भूस्टैथिक हवाएं। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड, विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, लोकल विंड दैट चेंज द डायरेक्शन, विंड्स दैट ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परफेक्टली बैलेंस बाय द कटलेस फोर्स। देखो होता क्या है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है तो एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पीजीएफ। समझ में आई बात? समझ आई बात? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार वो लाइन होती है जो उन पॉइंट को कनेक्ट कर रही है जिनका सेम प्रेशर है, जिनका सेम प्रेशर है। प्रेशर कैसे होता है? प्रेशर भाई जैसे कि कहीं अगर जैसे धूप पड़ रही है तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा, कहीं धूप नहीं पड़ रही है हाई प्रेशर होगा, ठीक है, रिलेटिवली। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कुछ लैटिट्यूड पे सेम तरीके का प्रेशर होगा, सेम तरीके का प्रेशर होगा, सेम तरीके का प्रेशर होगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल। तो जो आइसोबार होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, पैरेलल टाइप। लेकिन कहीं कहीं पे आइसोबार ऐसे 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 भी जाते हैं, लेकिन वो छोड़ दो अभी के लिए। लेकिन ये आप समझ लो सर्कुलर आइसोबार भी होते हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पे साइक्लोन वगैरह आता है ना, चक्रवात, वहाँ सर्कुलर आइसोबार भी होते हैं इस तरीके से भी। तो आइसोबार कुछ इस तरीके से होते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पर गर्मी पड़ रही है वैसे यहाँ पड़ रही होगी, वैसे यहाँ पड़ रही होगी। अब तुमको ये भी समझाना अगर मुझे पड़े कि सर जितनी यहाँ गर्मी पड़ रही सब में सेम क्यों पड़ रही है, तो फिर तुम रिवाइज़ करके नहीं आओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन है तो यहाँ पर सारे पूरे लैटिट्यूड पे होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि एक लॉन्गिट्यूड के हिसाब से गर्मी पड़ेगी, लैटिट्यूड में पूरा सेम गर्मी पड़ेगी आपकी, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं सन है और यहाँ पर सेम तरीके की क्या पड़ रही है, सेम तरीके की गर्मी पड़ रही है, तो ये आपका ये हो गया एक आइसोबार, समभारिक जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया आइसोबार। अब यहाँ पे हवा कैसे चलेगी? जैसे मान लो ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो विंड ऐसे चलेगी। विंड कैसे चल रही है? विंड चल रही है परपेंडिकुलर टू आइसोबार, आइसोबार ऐसे है, विंड चल रही है ऐसे, यही है। आइसोबार ऐसे और विंड चल रही है ऐसे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से और ऊपर जाओगे तो क्या होता जाएगा, इक्वेटर से जितना ऊपर जाते जाओगे आपका जो कोरियोलिस फोर्स है वो बढ़ता जाएगा। जब वो कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा तो उसका डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। ध्यान से सुनना जब मैं बोल रहा हूँ, डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा पहला। दूसरी बात, कोरियोलिस फोर्स सिर्फ डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पर ही नहीं डिपेंड करता है कि इक्वेटर पे 0 होता है और अगर आप पोल्स की तरफ जाते हो तो वो मैक्सिमम होता है, प्लस साथ ही साथ वो हवा की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। हायर द स्पीड और हायर द वेलोसिटी ऑफ द विंड, हायर इज द कोरियोलिस फोर्स। जितनी जोर की हवा बहेगी उतनी जोर का कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो होता क्या है कि अपर एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़मीन से बहुत ऊपर अगर हवा चल रही है तो वहाँ बिल्डिंग तो है नहीं, कोई घर वर तो बना नहीं है, कोई पहाड़ वहाड़ तो है नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर, तो हवा एकदम साए साए मार के चलेगी, एकदम बहुत स्पीड पे चलेगी, क्योंकि ये अपर लैटिट्यूड पे विंड ब्लो कर रही है और क्यों अपर ऑल्टीट्यूड पे ब्लो कर रही है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, लैटिट्यूड भी ऊपर है, लैटिट्यूड भी मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और एटमॉस्फेयर में भी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो कोरियोलिस फोर्स बहुत भयंकर लगेगा, क्योंकि पोल्स की तरफ जितना जाओ कोरियोलिस फोर्स लगेगा और जितनी हवा तेज चलेगी उतना कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो कोरियोलिस फोर्स इतना भयंकर लगेगा कि जो हवा है वो पैरेलल ब्लो करने लगेगा आइसोबार से। ये आइसोबार है, हवा ऐसे चलनी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन करेगा और नदर्न हेमिस्फीयर में तो राइट की डिफ्लेक्शन करेगा होगा, ऐसे मुड़ेगी बहुत भयंकर, तो इस तरीके से पैरेलली ब्लो करने लगेगी आइसोबार के। सो विंड दैट ब्लो पैरेलल टू आइसोबार के पैरेलल है, तो भाई प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे लगता है ना, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो जाएगा। व्हेन द पीजीएफ इज परफेक्टली बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स, पीजीएफ को बैलेंस कर देता है कोरियोलिस फोर्स, तब चलती है जियोस्ट्रॉफिक विंड। अगला क्वेश्चन करो 11th नंबर। Which two global circulation cells are thermally direct, meaning their existence is a direct consequence of the surface temperature differences? तो कौन सी दो सेल्स हैं? देखो अब किस तरीके से सेल बनती हैं वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले गोला बन जाए, चलो बन गया, नहीं बना तो नहीं, थोड़ा ठीक ठाक अभी ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इक्वेटर है, इस तरीके से ट्रोपोपॉज में मतलब ऊपर की ओर विंड उठाऊंगा, गरम 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 गरम, ऊपर चलती जाएगी, ठंडी हो जाएगी, यहाँ गिरेगी, ठीक। यहाँ पे पोल्स में बहुत ठंडी होती है, आपको पता है पोल्स में बहुत ठंडी होती है, तो पोल्स
कि हवा ऊपर तो उठेगी नहीं, नीचे नीचे चलेगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब गर्म हो जाएगी ऊपर उठ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे विंड नीचे धंसी उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई। हाई क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि नीचे जा रही है हवा, नीचे जाके प्रेशर क्रिएट करेगी, दाब बढ़ाएगी ज़मीन पे, तो हाई प्रेशर होगा। और इसको बोलूँगा सब पोलार लो। क्या बोलूँगा? सब पोलार लो बोलूँगा इसको, क्योंकि ये पोल्स के पास है और यहाँ पे लो है क्योंकि हवा उठ रही है। ये पोलर हाई है, ये इक्वेटर लो है। इक्वेटोरियल लो, पोलर हाई, क्योंकि पोल से ज़्यादा ठंडी कहीं नहीं पड़ेगी, इक्वेटर से ज़्यादा गर्मी कहीं नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, अगर तुमसे कभी पूछ ले कि इंसोलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, इक्वेटर पे नहीं आता है, बताए थे। इक्वेटर के थोड़ा ऊपर और नीचे आता है ट्रॉपिक्स में। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे बादल इतने होते हैं कि वो रोक लेता है इंसोलेशन को। खैर ठीक है, तो ये बन गई पोलर सेल और ये बन गई हेडली सेल। ये क्या बन गया था? लो प्रेशर। ठीक है, ये क्या बन गया था? हाई प्रेशर। क्लियर है चीज़? हाँ, अब ये जो नीचे सबसाइड करी और इसके बीच में ये दोनों जो हैं ये कैसी बन गई? थर्मल। ठीक है, हेडली और पोलर, हेडली और पोलर थर्मली डायरेक्ट हैं ये, मीनिंग देयर एग्जिस्टेंस इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस। लेकिन ये जो है इसको मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल सेल है। ये कौन सी है? फेरल। ये फेरल है, ये हेडली है, ये फेरल है, ये पोलर है। ये फेरल कैसे बनी? मैकेनिकल है। ठीक है, ये बनी बीच में जो वैक्यूम हो गया उससे फेरल बन गई। तो हेडली और पोलर तो डायरेक्ट थर्मली डायरेक्ट हैं, लेकिन ये जो है मैकेनिकल है। द कोल्ड विंड दैट ब्लोज इन द आल्स रीजन ऑफ यूरोप and is locally known as snow eater in North America due to its warming is known as। तो भाई कोल्ड स्नो ईटर किसको बोलते हैं? तो स्नो ईटर बोलते हैं चिनूक को। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा। कोल्ड विंड दैट ब्लोज इन द आल्स रीजन ऑफ यूरोप एंड इज लोकली नोन एज स्नो ईटर इन। क्या है ये? क्या है ये? कोल्ड विंड, वार्मिंग इफेक्ट, सब क्या चल रहा है? तो थोड़ा क्वेश्चन है गलत है, ध्यान रखना। स्नो ईटर के नाम से तो चिनूक जानी जाती है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ब्लो होती है, आल्स में नहीं ब्लो होती चिनूक। और चिनूक कोई गर्म नहीं होती, गर्म होती है, ठंडी नहीं होती है। तो कोल्ड विंड आल्स में अगर बोल देगा तो बोरा हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से बोरा आंसर होगा, क्योंकि देखे तो बोरा और मिस्राल ठंडी विंड है, फोन गर्म विंड है, ये सब सदर्न यूरोप में है। सिरक्को इस तरीके से मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके जा रही थी, और चिनूक जो है, चिनूक स्नो ईटर है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बौरा टाइप गया है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में सही डिफरेंस कौन सा आपको बताना है, बताइए। यस, 2 क्वेश्चंस आर मिक्स्ड। कर लिया। Which of the following statements correctly describe differentiate between the tropical and temperate cyclone? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? नो। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन होगा? जो ट्रॉपिक्स में आएगा। ट्रॉपिक्स में चलती हैं ईस्टर्लीज, तो साइक्लोन को कैसे लेके जाएंगी? ईस्ट टू वेस्ट। जैसे कि ये है भारत, अभी आया मॉन्था, मॉन्था यहाँ आया, कहाँ भाग रहा है? उधर की ओर भाग रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हवाएं चलती हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ ईस्टर्लीज, तो इसको इधर की ओर लेके जाती हैं। तभी बंगाली खाड़ी में जो भी चक्रवात बनता है, क्यों उधर नहीं चला जाता है, इधर ही की ओर, भारत की ओर क्यों भागता रहता है? क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ भागते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन आर लेस डिस्ट्रक्टिबल। नहीं भैया, जब आते हैं तो बड़ी तगड़ी भयंकर डिस्ट्रक्शन करके जाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन हैव अ काम आई एट द सेंटर, अ फीचर एब्सेंट इन टेम्परेट साइक्लोन्स। बिल्कुल सही बात है। टेम्परेट साइक्लोन आर फॉर्म्ड ओनली ओवर दी सी। तो देखो भाई, पूरी डिफरेंसेस मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पर आपको, सो दैट आप जो है सारे डिफरेंसेस को रिकॉल कर पाएँ। यहाँ है ट्रॉपिकल, यहाँ है टेम्परेट। ठीक, पहली बात है ईस्ट से वेस्ट, ये वेस्ट से ईस्ट। दूसरी बात, ये सिर्फ समुद्र में आते हैं, ये समुद्र और ज़मीन दोनों में आते हैं। ठीक, ये फ्रीक्वेंट होते हैं, बार बार आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं। लेकिन ये जल्दी नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं कायदे का करंट देखे जाते हैं, डिस्ट्रक्टिव काफ़ी होते हैं ये ट्रॉपिकल की अगर बात करेंगे तो। ठीक, ट्रॉपिकल अगर बात करेंगे तो इनका जो मेन रीजन होता है फॉर फॉर्मेशन, दैट इज़ जो मेन लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर, लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर होगा। और जो फेवरेबल कंडीशन मैंने डिस्कस करी थी, अगर वो होगा, अपर एयर डाइवर्जेंस होगा। ठीक है, लो लेवल कन्वर्जेंस होगा, अपर एयर डाइवर्जेंस होगा, तो बन जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये बनता है फ्रंटोजेनेसिस की वजह से। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? फ्रंट का फॉर्मेशन को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस।
फ्रंट क्या होता है, वाताग्र क्या होता है, वाताग्र होता है जब दो तरीके के एयर मास आपस में मिल जाएं, दो तरह के ऐसी हवाएं जिनकी प्रॉपर्टी अपने आप में समान है लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है, यानी कि ये गर्म है ये ठंडी है, तो अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जब मिलेंगी तो इन जैसे कि गरम गरम मिल गई, आओ भाई गले लगा लें, ठंडी ठंडी आओ भाई गले लगा लें, लेकिन ये गले नहीं लगाती हैं, गरम और ठंडी मिलती हैं, क्या है, ये भयंकर जो है फ्रंट क्रिएट करती हैं, फ्रंट क्रिएट करती हैं, वाताग्र बनता है, वाताग्र बनता है। वार्म एयर फ्रंट उसको बोलते हैं जहाँ पे गर्म हवा आती है, ठंडी से बोलती है क्या भैया, कोल्ड फ्रंट होता है जहाँ ठंडी आती गर्म से मिलती है, बोलती क्या हाल चल चल रहा है। अब गर्म हवा ही उठेगी ऊपर हमेशा, चाहे गर्म ठंडी के पास जा रही हो चाहे ठंडी गर्म के पास जा रही हो। गर्म अगर ठंडी के पास जा रही, ठंडी भी लाइक हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे, ठीक है, ठंडी हम तो यहीं पे बैठे रहेंगे, वो क्या करती है धीरे धीरे वो वहीं बैठते हैं और धीरे 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 ऐसे बन के उठ जाता है और बन जाता है आपका निम्बोस्टेटस क्लाउड्स, ठीक है, निम्बोस्टेटस क्लाउड बन जाएंगे लेयर बाय लेयर में। लेकिन जब ठंडी आती है, जब कोल्ड आती है गरम के पास, तो भयंकर तौर से उठा देती है उसको और एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट वाले क्लाउड बन जाते हैं। जरा उन क्लाउड का नाम बताओ जिनका एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है। तो जब गर्म करंट आएगा तो धीरे धीरे अपने आप वो उठ जाएगा, उठना गर्म नहीं है, कोल्ड जब आएगा तो भयंकर धक्का मारेगा और उसको एकदम ऊपर उठा देगा और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बना देगा जिसका एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट होता है, एनुअल टॉप होता है, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग वगैरह होती है जब उसमें बारिश होती है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, ऑक्लूडेड फ्रंट तब होता है जब ये कोल्ड और वार्म दोनों बनता है, तब ऑक्लूडेड होता है, जहाँ पे गर्म हवा अगेन ठंडी हवा गर्म को पीछे जा के मारती है, गर्म उसके पीछे आती है वो उसके पीछे है। तो इस तरीके से मतलब ठंडी, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स भी चलता रहता है ना, तो ये ठंडी हवा ये गर्म हवा को उठा के मारता रहेगा, गर्म हवा इसके पीछे आती जाएगी, तो इस तरीके से ऑक्लूडेड फ्रंट चलता है, ठीक है। और आई वो रीजन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में जहाँ पर कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता, एकदम शांत कंडीशन होती है, वो होती है आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। इन दी फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लो एंड मूवमेंट ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन के मूवमेंट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, बताइए। हाँ तैयारी करते रहो अभी, ठीक है, 128.15 आ रहे हैं इसी कैटेगरी में। तो चलो, so consider the following statement regarding the flow and movement of tropical and temperate cyclone in the northern hemisphere. Wind spiral inverts and counterclockwise in the tropical cyclone. Tropical cyclone है, विंड स्पायरल इन्वर्ट अंदर की ओर आती है क्योंकि अंदर लो प्रेशर है, काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, बिल्कुल बात सही है। टेम्परेट साइक्लोन्स जनरली मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सही है, अनलाइक द टेम्परेट साइक्लोन। हाँ तो देखो भैया यहाँ पे ईस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस है तो ईस्ट से वेस्ट चलते हैं, वहाँ वेस्टर्लीज चलती हैं, तो टेम्परेट जो साइक्लोन है टेम्परेट रीजन में चलेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे, बिल्कुल बात सही है। अनलाइक टेम्परेट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो अ हाईली प्रिडिक्टेबल एंड लीनियर ट्रैक रेयरली चेंजिंग देयर डायरेक्शन हैं। अनलाइक टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो अ हाईली प्रिडिक्टेबल एंड लीनियर ट्रैक, लीनियर ट्रैक तो नहीं होता यार, ठीक है, कभी कभी डायरेक्शन को भयंकर रूप से चेंज करती हैं, तो इस वजह से जो पहला वाला होगा तीसरा वाला होगा वो गलत होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अपने डायरेक्शन चेंज करती हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ, जो हमारा इक्लिप्स वगैरह कॉन्सेप्ट छूटा हुआ था, हमारा आखिरी टॉपिक, और अगले वाले लेक्चर से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, ओके, ठीक है, बताएं। So a solar eclipse does not occur on every new moon day and a lunar eclipse does not occur on every full moon day, ठीक है। मून्स ऑर्बिटल प्लेन इज इंक्लाइंड एट अबाउट 5 डिग्रीज टू द अर्थ्स ऑर्बिटल प्लेन विच मीन्स द सन, अर्थ एंड द मून आर नॉट परफेक्टली अलाइंड एवरी मंथ। सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में क्वेश्चन है। तो इक्लिप्स ग्रहण कब होता है, जब तीनों एक लाइन पे होते हैं। अब सन हमें पता है कि वो कभी बीच में नहीं आता है, सन नेवर कम्स इन द मिडिल, ठीक है, या तो मून आएगा या अर्थ आएगी, मून और सन के बीच में, इसको बोलते हैं, जब मून बीच में आ जाता है इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, और इसको बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अब होता क्या है कि जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो मून का ये वाला फेस हमें दिखता है, लेकिन सन की लाइट जो है सन के मून के इस फेस में पड़ रही होती है, तो ये होती है अमावस की रात, जिसको बोलते हैं न्यू मून, ठीक। यहाँ क्या होता है, सन की पूरी लाइट जा रही होती है मून पे, क्यों, क्योंकि तीनों एक प्लेन पे नहीं है,
अगर एक प्लेन पे है तो फिर नहीं आएगी, फिर वो केस बनेगा आपका वो ब्लड मून वाला जो अभी रिसेंट में भारत में देखा गया था, ठीक है। तब वो केस में होता है अगर अर्थ एकदम ही बीच में आ गई, प्लेन में है, तो ये जो सनलाइट है उसकी जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है जैसे कि रेड, वो रेड यहाँ पर पड़ेगी और ये ब्लड मून हो जाएगा। लेकिन जनरली होता है क्या है, तीनों एक प्लेन पे नहीं होते हैं, क्योंकि ये तीनों एक प्लेन पे नहीं होते हैं तो सन की पूरी लाइट मून तक पहुँच रही होती है बिना किसी दिक्कत के साथ। तो इसलिए मून का पूरा हिस्सा जितना अर्थ से दिख सकता है वो दिखता है यहाँ से, और इसको बोलते हैं फुल मून या फिर पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा बोलते हैं इसको। तो इसमें पूरा हिस्सा दिखता है मून का वैसे तो हमें पूरा हिस्सा दिख भी नहीं सकता, लेकिन जितना दिख सकता है उतना पूरा हिस्सा दिखता है, 60% ऑफ द मून। तो मून का हम पूरा मून हम क्यों नहीं देख पाते हैं, जरा बताइए कमेंट में, ऐसा क्या कारण होता है कि मून हमें पूरा नहीं दिखता है। तो सोलर इक्लिप्स डज नॉट अकर ऑन एवरी फुल मून डे। सोलर इक्लिप्स हर न्यू मून डे पे नहीं होता है, एंड लूनर इक्लिप्स डज नॉट अकर ऑन एवरी फुल मून डे। द मून्स ठीक है, द मून्स ऑर्बिटल प्लेन इज इंक्लाइंड एट अबाउट 5 डिग्रीज। मून का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो 5 डिग्रीज पे इंक्लाइंड है टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, अर्थ ऑर्बिटल प्लेन, विच मीन द अर्थ सन एंड मून आर नॉट परफेक्टली अलाइंड एवरी मंथ। हर मंथ वो अलाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दोनों सही और सही एक्सप्लेनेशन है कि भाई हर महीने तुमको नहीं देखने को मिलेगा कि न्यू मून और फुल मून। कारण वही है कि तीनों एक प्लेन पे आपके नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा ये आपका क्या मैंने आपसे पूछा था कि मून का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम है वो आपका सेम होता है, इसीलिए 27 डेज होता है, 27.3 अर्थ डेज, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि हमें मून का पूरा साइड विजिबल नहीं होता है। ओके, ऑलराइट, अगला करिए। द विंटर सॉल्स्टिस मार्क्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ऑन द डे ऑफ द विंटर सॉल्स्टिस the sun's rays are directly overhead at the tropic of Capricorn and north pole is tilted towards the sun. तो यहाँ पे आप देखो ये हिंदी में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सन है, ठीक है, तो सन की डायरेक्ट रेस अगर देखो सन, क्योंकि देखो अब किस तरीके से सीज़न होता है वो थोड़ा समझने वाली बात है। ऋतुएं किस वजह से होती हैं, तो सीजन दो रीजन्स की वजह से होती हैं, एक तो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से और अर्थ के टिल्ट की वजह से। जैसे अभी आप देखो तो अर्थ टिल्टेड है हमारी 23.5 डिग्री फ्रॉम इट्स एक्सिस, और अपने प्लेन से कितना टिल्टेड है, अपने प्लेन से अगर देखेंगे तो 66.5 डिग्री टिल्टेड है अपने प्लेन से। तो यहाँ पर देखिए समर सॉल्स्टिस का केस है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रेस पड़ रही है सन की डायरेक्ट रेज रिसीव हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे। ये समर सॉल्स्टिस है, दैट इज 21 जून है, 21 जून का समय है ये। देन सन की जब डायरेक्ट रेज पड़ रही होती है कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, तो ये है विंटर सॉल्स्टिस, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ये है आपका 21 या 22 दिसंबर, 21 या 22 दिसंबर, ठीक। तो होता क्या है कि जब नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेस पड़ रही है सन की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, समर सॉल्स्टिस पे, तो इस दिन नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। और जब 21-22 दिसंबर होता है विंटर सॉल्स्टिस, तब नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। नदर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए 21 से 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, ठीक। लेकिन तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं, और विंटर सॉल्स्टिस यानी कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे भी 21 या 22 दिसंबर को पड़ रही है डायरेक्ट रेस। लेकिन इक्वेटर पे 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन डायरेक्ट रेस पड़ती हैं। एक तो होता है आपका 21 मार्च और दूसरा होता है 23 सितंबर। इसको बोलते हैं वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और इसको बोलते हैं ऑटम या फिर फॉल इक्विनॉक्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इक्विनॉक्स वो दिन होता है जब इक्वेटर पर डायरेक्ट रेस पड़ रही है सन की और एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट। तो इक्विनॉक्स कौन सा दिन है जहाँ पर एंटायर अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड नाइट। सो विंटर सॉल्स्टिस मार्क्स द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल सही है। ऑन द डे ऑफ द विंटर सॉल्स्टिस द सन्स रेज आर डायरेक्टली ओवर एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यस, एंड द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए देखो आप, तो विंटर सॉल्स्टिस में नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम द सन है। समर सॉल्स्टिस में नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द सन है, साउथ पोल अवे फ्रॉम द सन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, 17। चलो
सो यहाँ पर अगर बात करेंगे रिगार्डिंग दिस अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द सीजनल वेरिएशंस? द अर्थ ऑर्बिटल स्पीड इज हाईएस्ट इन जनवरी, ठीक है, पेरीहिलियन एंड लोवेस्ट इन जुलाई एपीहिलियन एज पर द केपलर का सेकंड लॉ। तो बिल्कुल ही बात सही है। पेरीहिलियन क्या होता है? पेरीहिलियन होता है जब अर्थ जब हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इलेप्टिकल ऑर्बिट में, तो वो क्लोजेस्ट हो जाती है, सबसे नज़दीक हो जाती है। किसके? अर्थ सबसे नज़दीक हो जाती है सन के। और ये कौन सा डेट होता है? जब हमारी अर्थ सन के सबसे नज़दीक होती है। और जब अर्थ, वो कौन सा दिन होता है? जब हमारी अर्थ सन के सबसे दूर में होती है, इसको हम एपीहिलियन बोलते हैं। जब सबसे नज़दीक होती है तो ये 3 जनवरी होता है, और जब सबसे दूर होता है तो 4 जुलाई होता है। द टिल्ट ऑफ एक्सिस कॉजेज द सब सोलर पॉइंट टू शिफ्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो टिल्ट है अर्थ का, उसी की वजह से सीज़न होते हैं। सोचो कि अगर टिल्ट ना हो, सिर्फ हमारी अर्थ ऐसी हो, तो इक्वेटर पे ही हमेशा डायरेक्ट रेस पड़ती रहेंगी सन की, तो काहे का सीज़न। और अगर घूमेगा ही नहीं, मतलब रिवॉल्व ही नहीं करेगी अर्थ, ऐसे चारों तरफ जाएगी नहीं सन के, तो मान लो यहाँ पर है ऐसी रुकी हुई है, भले टिल्ट है, तो यहाँ हमेशा गर्मी रहेगी, कभी सर्दी होगी नहीं, ठीक है। तो टिल्ट कैसे क्या होता है? टिल्ट कैसे कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टूवर्ड्स दी सन होता है, जहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होती हैं। और क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ही डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की, ऊपर और नीचे तो स्लैंटिंग रेस पड़ती हैं, इसीलिए इस वाले को बोलते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि बीच में ही हमेशा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के डायरेक्ट रेस पड़ती हैं सन की, बाकी इधर उधर तो स्लैंटिंग रेस रिसीव होती हैं। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है। नदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस समर व्हेन द अर्थ इज एट द एपीहिलियन। एपीहिलियन का मतलब क्या है? फारदेस्ट डिस्टेंस। कब होता है एपीहिलियन? तो एपीहिलियन होता है, फारदेस्ट डिस्टेंस की बात करूँगा, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को तो लेकिन इंडिया में गर्मी पड़ती है नदर्न हेमिस्फीयर में, व्हेन अर्थ इज टिल्ट, जबकि दूर है। तो इससे हमें प्रूविंग ये चीज़ प्रूव होती है दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइनिंग द सीजन्स। यानी कि 4 जुलाई को भले हमारी अर्थ सन से सबसे दूर होती है, लेकिन फिर भी गर्मी पड़ती है। 3 जनवरी को पेरीहिलियन होता है, यानी कि हमारी अर्थ सन के सबसे नज़दीक होती है, लेकिन फिर भी सर्दी पड़ती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एपीहिलियन और पेरीहिलियन से सर्दी गर्मी नहीं पड़ती है, बल्कि अर्थ के टिल्ट की वजह से पड़ती है। कि भाई एपीहिलियन है, 4 जुलाई है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो टिल्टेड टूवर्ड्स दी सन है, तो इस वजह से वहाँ पर गर्मी पड़ेगी, चाहे भले दूर ही क्यों ना हो सन से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। वो बात अलग है, एपीहिलियन में अमाउंट ऑफ जो इंसोलेशन मिलता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू पेरीहिलियन, ओवरऑल अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो। ठीक, चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करो टाइड पे। डायरनल टाइड और सेमी डायरनल टाइड के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो, डायरनल टाइड्स हैव 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड एवरी लूनर डे। सेमी डायरनल में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आती हैं। मिक्स टाइड हैव 2 हाई एंड 2 लो टाइड्स ऑफ अनइक्वल हाइट एवरी लूनर डे। तो सही है, ध्यान रखना जनरली एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है टाइम का, वो 6 घंटे और 12 मिनट होता है, 6 घंटे और 12 मिनट। लेकिन एक हाई टाइड और अगली हाई टाइड के जो बीच में डिफरेंस होता है वो 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटे और 25 मिनट का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक हाई टाइड अगली हाई टाइड, एक लो टाइड अगली लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 12 घंटे 25 मिनट होगा, लेकिन एक हाई टाइड और अगली लो टाइड 6 घंटे 12 मिनट होगा डिफरेंस, ठीक है। और अच्छा ये बताओ स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड क्या होती हैं? तो स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड भी समझ लेते हैं। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, तीनों सन अर्थ और मून एक ही लाइन पे होते हैं। सन अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन पे होते हैं। सन अर्थ और मून तीनों एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। इसको बोलते हैं जो पोजीशन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसको बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी। ऊपर वाले को बोलते हैं सिजगी ऑपोजिशन और नीचे वाले को बोलते हैं सिजगी कंजंक्शन। क्योंकि अर्थ के दोनों साइड में मून और सन है तो कंजंक्शन, अर्थ के इधर तो उधर सन है तो उधर मून है तो इसको ऑपोजिशन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नीप टाइड क्या होता है? नीप टाइड होता है जब सन अर्थ और मून तीनों राइट एंगल पे होते हैं, उसको बोलते हैं नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड बहुत हाई होती है, लो टाइड बहुत लो होती है। नीप टाइड में हाई टाइड उतनी हाई और लो टाइड उतनी लो नहीं होती। कारण ये होता है कि जो टाइड आती है उसका कारण क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो मून का ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, क्योंकि सन उसको सपोर्ट कर रहा है। चलो हम भी थोड़ा सा लगा देते हैं, तो यहाँ से हाई टाइड और हाई हो गई,
यहाँ पे क्या ये अर्थ है, यहाँ पे मून खींच रहा है अपनी तरफ इधर की ओर, तो सन अपनी इधर की ओर खींच रहा है, उसको बैलेंस आउट किया जा रहा है, तो हाई टाइड उतनी हाई नहीं हो पाती है। सर यहाँ पर हाई टाइड कैसे बन जाएगी, वैसे तो मैंने बैच में पढ़ाई रखा है लेकिन फिर भी समझ लो, यहाँ पर मून ने खींचा, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मून ने खींचा, ठीक है, अपनी तरफ। तो पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, हाई टाइड यहाँ पर बनी मून की तरफ, वो होता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। उसके ऑपोजिट साइड जो बनती है हाई टाइड, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बनती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, और यहाँ पर लो टाइड बनेगी। अब यहाँ पर मून ने क्या किया, मून ने अपनी ओर खींचा, मून ने अपनी ओर खींचा, हाई टाइड बनी, ठीक। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हाई टाइड बनी। सन क्या करेगा, सन यहाँ पर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा और उतना काउंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ लगेगा, तो अगेन हाई टाइड बहुत हाई और लो हाई टाइड बहुत हाई हो जाएगी, और लो टाइड उतनी ही होगी क्योंकि जितना पानी इधर चला जाएगा उतना ही कम पानी यहाँ बचेगा, नहीं उतनी लो टाइड यहाँ पे होगी। नीप टाइड में उल्टा होता है, ठीक है, जैसे मून उधर की ओर खींच रहा है तो यहाँ पर लो टाइड बनेगी, लेकिन इधर सन हाई टाइड बनाने पे तुला हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पुल सन और मून दोनों लगाते हैं, लेकिन मून का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सन, क्योंकि मून बहुत करीब है अर्थ के, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून तो होता है रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टाइड, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून हैज़ अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कंपेयर टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। ओके, करेक्ट कौन सा ये पूछा है आपसे, बताइए। ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, और ये बताओ कि दो स्प्रिंग टाइड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होता है। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द टू स्प्रिंग टाइड्स, या फिर स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में कितना डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 7 दिन का होता है, ओके, 7 डेज का होता है। सो इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड इज ऑफ 7 डेज। So at the poles there is at least one day when the sun does not rise and one day when it does not set। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पोलर एरियाज हैं, यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला समय रहता है। क्यों क्यों क्योंकि मान लो ये पॉइंट है, चाहे कितना भी घूम ले, क्योंकि रोटेशन की वजह से अर्थ में डे और नाइट होता है, ये पॉइंट कितना भी यहाँ पे घूम ले, यहाँ आ जाएगा फिर वहाँ चला जाएगा, रहेगा तो अंधेरे में ही ना। जैसे कि ये पॉइंट है उजाले में, पीछे चला जाएगा अंधेरे में, फिर ये आएगा उजाले में, ये हमेशा अंधेरे में रहेगा, और ये हमेशा उजाले में रहेगा, चाहे कितना भी घूम ले उजाले में रहेगा। यहाँ अंधेरा था ना, अब देखो यहाँ हमेशा उजाला रहेगा, यहाँ हमेशा उजाला रहेगा, अब यहाँ हमेशा अंधेरा रहेगा। तो पोलर एरियाज़ में यही होता है, नॉर्वे फिनलैंड इधर चले जाओ, ठीक है, नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड वगैरह में, तो यहाँ पर वही होता है। नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन क्यों बोलते हैं, वहाँ पर रात में भी आपको पता चला सूरज पड़ा हुआ है, दिन में भी पता चला सूरज नहीं निकल रहा है, क्यों, क्योंकि वो पोलर एरियाज़ में है। सो एट दी poles there is at least one day when the sun does not rise and one day when it does not set। at the equator day and night are always exactly 12 घंटे, बिल्कुल इक्वेटर पे इक्वालिटी ऑफ डेज रहती है, ठीक है। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज द अपरेंट वेस्ट टू ईस्ट मोशन ऑफ द सन, भाई मोशन सन का नहीं होता है मोशन, ठीक है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द अपरेंट वेस्ट टू ईस्ट मोशन ऑफ द सन, तो सन का मोशन नहीं होता, मोशन यहाँ पे अर्थ का होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से तीसरा वाला हो जाएगा गलत और आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। तीसरा वाला हो जाएगा गलत और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 2। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का भी खेल है, ठीक है। अब पता नहीं, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज द एपरेंट वेस्ट, ओके ठीक है, ये सही होगा, एपरेंट वेस्ट टू ईस्ट लिखा हुआ है, एपरेंट का मतलब एक्चुअल में नहीं मूव करता है, एपरेंट मूवमेंट, एपरेंट वेस्ट टू ईस्ट मोशन, ठीक है। रोटेशन अर्थ, क्योंकि अर्थ रोटेशन कर रही है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ये भी सही होगा। एट द इक्वेटर डे एंड नाइट आर ऑलवेज एग्जैक्टली 12 आवर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 12 घंटा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे तो मान भी सकते हैं इक्वेटर पे एग्जैक्टली 12 घंटे है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो 12 घंटे से 2 3 5 10 मिनट थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा ना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 12 घंटे का होगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड में चला जाएगा कि ऑलवेज हमेशा एग्जैक्टली 12 रहता है घंटे, तो ये एक्सट्रीम कीवर्ड वाला स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 and 3 ओनली। ओके चलो भाई,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, द रोटेशन ऑफ द सन, ये यार ईस्ट टू वेस्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज द अपरेंट वेस्ट टू ईस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट होगा वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3। ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन। और अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। राइट, कुछ आपका डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, 8840286735 पे। राइट, एंड बाकी जो लोग मेंटोरशिप ग्रुप पे हैं उन लोगों को गूगल फॉर्म मिल रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। जो सिलेक्शन की डायरी है वो होप आप लोग भर रहे होंगे, उसको भरते रहिए। बाकी पहले लेक्चर का यार PDF नहीं है एनोटेड वाला, हाँ वैसे मैं PDF डलवा दूंगा PPT की, ठीक है। राइट, थैंक यू एवरीवन। जैन सिंह बिल्कुल करते रहिए तैयारी, 141.5 में OBC। तो अब अगला जो होगा मोहित जी, जैसे अगला जो लेक्चर होगा वो इंडियन ज्योग्राफी का, हमारा जो पहले के 2 लेक्चर हैं वो होंगे, ठीक है, इंडिया एंड इट्स लोकेशन, और जो अगला लेक्चर होगा, नहीं तो सिर्फ इंडिया एंड इट्स लोकेशन ही होगा, ठीक है। तो अगले 2 लेक्चर तैयार करते रहा करो बस, ठीक है। थैंक यू।